बोनी बहू की चालाकी। तुम बहुत बेकार हो ऋषभ। तुमने मुझे ऑनलाइन डेट किया, लेकिन जब तुम्हारे सामने मिली तो तुमने मुझे धुतकार दिया। इतना ही था बस तुम्हारा प्यार। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हम जैसे बौने लोगों की जिंदगी नहीं होती क्या? नहीं राधा, ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, पर तुम बोनी निकलोगी ये मैं नहीं जानता था। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अभी मुझे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले चलो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे घर वालों को तुम अपनाओगी। ये कहने के बाद ऋषभ राधा से शादी कर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ ऋषभ के परिवार वाले देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ऋषभ, ये क्या है? तूने एक बौनी लड़की से शादी कर ली। तेरा दिमाग ठीक तो है? अब समाज हम पर कितना थूकेगा इसका अंदाजा भी है तुझे? माँ, मैंने बिना राधा को जाने उससे प्यार कर लिया और अब मैं अपने कदम पीछे नहीं कर सकता था। अगर आप मुझे नहीं अपना सकती तो बता दीजिए, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। देवर जी, आप क्या कह रहे हैं? इस घर को आपकी जरूरत है और आप कहाँ जाएंगे? आपके पास अपना कुछ है भी तो नहीं। भाभी, माँ नहीं मान रही तो मैं क्या करूँ? माँ जी, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मुझे घर का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करना आता है। हे भगवान, अगर मेरा ये बेटा भी यहाँ से चला गया तो मेरा सहारा कौन बनेगा? एक बेटा तो मेरा विदेश में है, रोक लेती हूँ। ठीक है, तुम दोनों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बौनी बहू को अपना लिया। काव्या बहू, जरा नई बहू का गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। ऐसा कहकर काव्या अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन जब रसोई में नई बहू खाना बनाने जाती है तो गैस पर वो काम नहीं कर पाती। उसके हाथ पैर छूटे पड़ जाते हैं। ये देखकर सास हंसते हुए कहती है, अरे बहू, मैंने तुझे अपना लिया, लेकिन तू इस घर के काम कैसे करेगी? खाना तो बना नहीं पा रही। माँ जी, जितना हंसना है मुझ पर हंस लो, लेकिन मैं जितनी बोनी हूँ उतना ही दिमाग से चंट चालाक हूँ। माँ जी, उसकी फिक्र आप मत करिए, मैं खाना बना लेती हूँ सारा, 1 मिनट बस। ऐसा कहकर चंट बोनी एक कुर्सी लाकर उस पर खड़ी हो जाती है और खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर कहती है, लीजिए माँ जी, मैंने खाने में शाही पनीर, छोले पूरी और कचौरी बनाई है। आप सोच रही थी मैं खाना नहीं बना पाऊंगी? अच्छी बात है, तूने खाना बना लिया, खुशबू भी अच्छी आ रही। चलो फिर खाना खाकर भी देख लेती हूँ। तभी सब एक साथ खाना खाते हैं तो बोनी बहू की तारीफ करते हैं। शाम को मनोरमा अपनी बड़ी बहू के लिए प्यार से गोलगप्पे लाकर कहती है, ये ले काव्या बहू, तुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है ना, ये खा ले। वाह माँ जी, आप मेरे लिए गोलगप्पे लाई हैं। आपको कैसे पता कि मेरा ये खाने का मन कर रहा है? अब बस पता चल जाता है, तो इतनी प्यारी संस्कारी है, घर का सारा काम कर लेती है। सास होने के नाते तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने देती हैं। ओहो, तो मेरी सास जेठानी को ज्यादा प्यार करती हैं। वो ज्यादा ही संस्कारी हैं। अब देखो मैं इसके काम को कैसे बिगाड़ती हूँ। अगर अब मेरी सास ने जेठानी को ना सुना दिया तो मेरा नाम भी राधा रानी नहीं है। बौनी राधा अपने मन में जेठानी के लिए दांव पेच खेलने लगती है। अगले दिन जब जेठानी रसोई में खाना बना रही थी तो बौनी राधा कहती है, अच्छा मौका है, जेठानी जी यहाँ पर नहीं है, उनके बनाए खाने में ऐसे नमक मिर्च डालूंगी कि सासू माँ जेठानी जी को सारा प्यार करना भूल जाएंगी। लेकिन मैं छोटी हूँ और मसाले ऊपर है, जरा कुर्सी ले आती हूँ। फिर बौनी बहू एक कुर्सी पर चढ़कर मसाले उतार कर सब्जी में डाल देती है और रसोई को पहले जैसा करके चली जाती है। कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो तेज मिर्च का खाना खाकर मनोरमा कहती है, बड़ी बहू, ये तूने कैसी सब्जी बनाई है? इतना तीखा, तू जानती है ना मुझे तीखा नहीं पसंद है। क्या है ये? माँ जी, मैंने तो कम मिर्च डाली थी, ये ज्यादा कैसे हो गई? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने ऋषभ से कुल्फी मंगवाई थी, आप वो खा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी बौनी बहू कुर्सी लगाकर डबल डोर के फ्रिज से कुल्फी लेकर आती है और अपने साथ जेठानी को दे देती है। अरे वाह मेरी बौनी बहू, तू तो समझदार निकली। शुक्रिया माँ जी, ये तो सिर्फ शुरुआत है जेठानी जी, आगे आगे देखो होता है क्या। अगले दिन जब काव्या अपनी सास के कपड़े धो रही थी तो वो अपनी सास के कपड़े लेकर फाड़ देती है और वॉशिंग मशीन में डाल देती है। फिर मनोरमा अपने सूखे हुए कपड़े तार पर से लेने आती है तो फटे हुए कपड़े देखकर जोर से काव्या को आवाज लगाती है, काव्या, ओ काव्या, क्या तू भूल गई कि कपड़े कैसे धोते हैं? ये सब क्या है? तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी को फाड़ दिया। एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। तुझसे अच्छी तो बौनी बहू है जो कम से कम 4 दिन में आकर घर तो संभालने लग गई है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बहुत ध्यान से कपड़े धोए हैं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है।
जरूर किसी ने कुछ किया है। देखिए जिस तरीके से फटे हैं, लग नहीं रहा है अपने आप हुआ है। तू कहना क्या चाहती है? ये सब बौनी बहू ने किया है, क्योंकि हम तीनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है फिलहाल। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा भी नहीं कहा है। नकली आंसू दिखाने की निंजा टेक्निक। जेठानी जी, माँ जी, अगर आपको लगता है मैंने ये साड़ी खराब करी तो मैं आपको नहीं ला कर दूंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, भूल जा। ये सुनकर काव्या को कहीं न कहीं बौनी बहू पर संदेह होता है, पर वो नजरअंदाज कर देती है। राधा की चालाकियां अभी यहाँ नहीं रुकी थी। गुजरते दिनों के साथ वो अपनी जेठानी को कोई ना कोई काम बिगाड़ कर सास की नजरों में गिरा देती है, तो कभी उसके कमरे में तेल डालकर उसे गिरा देती है, जिसके बाद वो कोई काम नहीं कर पाती और घर का काम करके सास की नजरों में महान बनती है। एक शाम, छोटी बहू, मैंने तुझे जैसा समझा था तू बिल्कुल वैसी नहीं है। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मैंने तुझे अपना लिया। तू सच में बहुत प्यारी है, इसलिए मैं तेरे लिए मुंह दिखाई की रस्म रखना चाहती हूँ। शुक्रिया माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, पर किसी ने आपका मजाक उड़ाया तो? बहू, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर मनोरमा अगले दिन राधा को नई साड़ी और गहने दिला देती है। फिर शाम को मुंह दिखाई की रस्म करती है, जहाँ कुछ औरतें बौनी बहू को देखकर मजाक उड़ाती हैं। हाय हाय मनोरमा, कैसे तूने अपने बेटे की शादी इस गिट्टी से कर दी? अरे खड़ी भी होगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, और पता चल गया तो बहू कम किसी की खोई हुई बच्ची ज्यादा लगेगी। अच्छी है तेरी बौनी बहू, कम से कम तुझे अभी से पोती की चिंता नहीं होगी। अपनी बहू को ही गोद में लेकर खेल लियो। अपना मजाक बनता हुआ देख राधा का चंटपना यही काम नहीं आता, क्योंकि वो इन सब की बातों से रोने लगती है। फिर ये सब काव्या को बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती है, बस बहुत हो गया आंटी जी आपका। देख रही हूँ कब से आप बोले जा रही हैं। क्या बौने लोगों का दिल नहीं होता है, या वो हमारी तरह काम जिंदगी जीना नहीं चाहते? राधा भी डिजर्व करती है कि उसे वो सम्मान मिले जो माँ जी ने मुझे दिया। किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, पर आपको क्या पता कि वो इंसान कैसे इन परिस्थितियों से गुजर रहा है। राधा अगर आप जैसे लोगों की बात भुलाकर नॉर्मल जीने भी जाए तो फिर अगले दिन कोई और ये सब कहकर उसे डिप्रेस कर देता है। ये कहाँ तक सही है? मेरी देवरानी में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मुझे लगता है वो मुझसे भी ज्यादा समझदार है, जो मेरे पीछे भी ससुराल को संभाल सकती है। वाह मेरी बहू, तूने तो सबकी बोलती बंद कर दी। मेरी दोनों बहू बहुत ही अच्छी हैं। हमें माफ कर दे मनोरमा, हमने ज्यादा ही कह दिया। माफ कर दे राधा बहू। ये सब देखकर राधा को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। पहले सब जने खुशी खुशी राधा को शगुन देकर चले जाते हैं, जिसके बाद राधा अपनी जेठानी के कदमों में गिरकर माफी मांगती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे चिढ़ होने लगी थी, इसलिए मैंने माँ जी से हमेशा आपको डांट खिलवाई। बदले में आपने मेरी मदद की और लोगों को चुप करा दिया, मेरा पक्ष लिया। आप सच में बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं छोटी, मैंने तुम्हें माफ किया। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दादी माँ देखो, मैं आ गई मेरी एंजल। दादी माँ, मैं अभी तो आई हूँ। आपने मुझे क्यों एंजल की तरह गोद में नहीं उठाया? वाह रे वाह, तू क्या कहीं की महारानी है जो तुझ जैसी काली कलूटी को अपनी गोद में उठाऊं और अपना आंचल गंदा करूं? इतना कहकर पवित्रा अपनी गोरी पोती को लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी कामना रोती रह जाती है। पवित्रा शुरू से ही कामना और उसकी माँ काजल को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि काजल और कामना रंग में बहुत ज्यादा काले थे। काले होने के साथ काजल की चोटी भी खड़ी रहती थी, जिस वजह से उसकी बेटी की चोटी भी खड़ी रहती थी। इन्हीं कारणों से पवित्रा उन्हें पसंद नहीं करती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ, दादी माँ मुझे एंजल की तरह प्यार क्यों नहीं करती है? मैं तो कोई भी शरारत भी नहीं करती हूँ, फिर भी वो मुझे प्यार नहीं करती है, ना ही मुझे एंजल की तरह चॉकलेट देती है। क्यों माँ? क्योंकि बेटा हम तुम्हारी नम्रता चाची और एंजल की तरह सुंदर नहीं है, इसलिए तुम्हारी दादी हमें पसंद नहीं करती है। माँ, तो सुंदर ना होना, काला होना पाप है, इसलिए दादी माँ हमें पसंद नहीं करती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। काला रंग होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें पता है, भगवान श्री कृष्ण, उनका रंग भी काला, लेकिन फिर भी सब उन्हें प्यार करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन फिर दादी माँ हमें क्यों पसंद नहीं करती? दादी माँ बुरी है, इसलिए तो वो हमें पसंद नहीं करती हैं। बेटा ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात। चलो अब अपने रूम में जाओ और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ओ खड़ी चोटी वाली कल्लो माई, ये आमरस कहाँ लेकर जा रही हो? भाभी, ये मैं कामना के लिए लेकर जा रही हूँ, उसको आमरस बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? ये आमरस मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया, समझी? रख इसे वापस। भाभी,
जब भी कामना के लिए मैं कुछ बनाती हूँ तो वो मैं एंजल को जरूर देती हूँ। तो अगर आज मेरी बेटी थोड़ा आमरस खा लेगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब तो इस भीगी बिल्ली के मुंह में जुबान भी आ गई है। क्या बात है, ये घर मेरा है और तू इस घर की नौकरानी है। तुझे और तेरी बेटी को इस काले रंग और खड़ी चोटी के साथ इस घर में रहने दिया, यही काफी है, समझी? भाभी, जैसे आप इस घर की बहू हो वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। क्या हो रहा है? क्यों लड़ाई कर रही हो दोनों की दोनों? देखिए ना माँ जी, मैंने एंजल के लिए आमरस बनाया था तो ये इसे चुरा कर अपनी उस काली बेटी को खिलाने के लिए जा रही है। माँ जी ऐसा नहीं है, मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है। मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी नम्रता और एंजल से जलती हो क्योंकि तुम इनकी तरह सुंदर नहीं हो। इतना कहकर पवित्रा सारा का सारा आमरस काजल के ऊपर डाल देती है। ये ले, तुझे आमरस चाहिए था ना, अब खा ले इसे। नम्रता, इसके छूने से आमरस गंदा हो गया था और मैं अपनी पोती को कोई गंदी चीज नहीं खिला सकती हूँ। मैं उसके लिए दूसरा आमरस बना दूंगी। काजल अपने साथ ऐसा होता देख बहुत रोती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कामना, ये गुड़िया तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये गुड़िया तो मेरी है। नहीं एंजल, ये गुड़िया मेरी है, इसे कल मेरे पापा लेकर आए थे। क्या हुआ एंजल बेटा? माँ देखो ना, ये गुड़िया मेरी और कामना ने इसे चुरा लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी की गुड़िया को हाथ लगाया। क्या हुआ भाभी, अब कामना को डांट क्यों रही हैं? अब चोर को ना डांटूं तो क्या करूं मैं? तेरी बेटी ने मेरी बेटी की गुड़िया चुराई है। लेकिन भाभी, ये गुड़िया तो कामना की है, कल इसके पापा इसके लिए लाए थे। वाह, अब तो तेरी बेटी के साथ माँ भी छोटी है और चोर बन गई। मेरी बेटी क्या मुझसे झूठ बोलेगी? शक्ल तो अच्छी थी नहीं और अब तो सीरत भी अच्छी नहीं है तुम लोगों की। अपनी माँ और दादी का अपनी चाची और कामना के साथ बर्ताव देखकर एंजल भी उनकी तरह हो गई थी। वो भी कामना को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब काजल और उसकी बेटी को इन चीजों की आदत हो जाती है और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन, देखो मैंने अपनी प्यारी बिटिया के लिए इसका मनपसंद खाना बनाया है, अब जल्दी जल्दी से इसे खा लो। थैंक यू माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। इतना बोलकर कामना जैसे ही खाना खाने वाली होती है वैसे ही वहाँ नम्रता और उसकी बेटी आ जाते हैं। एंजल कामना के खाने में जूस डाल देती है। एंजल, ये तुम क्या कर रही हो? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतना बोलते ही नम्रता काजल की खड़ी चोटी में आग लगा देती है, जिसके बाद काजल इधर उधर भागने लगती है। ये देखकर नम्रता और उसकी बेटी बहुत खुश होती हैं और दोनों हंसने लगती हैं। अपनी माँ के साथ ऐसा होता देख कामना बहुत रोने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मेरे बाल। माँ, माँ। काजल की चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल का पति शिवाय आ जाता है। अपनी पत्नी के बालों में आग लगी देख और अपनी भाभी को हंसता देख शिवाय को बहुत गुस्सा आता है और जल्दी से पानी का जग उठाकर काजल के बालों में डाल देता है, जिससे आग बुझ जाती है। काजल, तुम ठीक तो हो ना? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बालों में आग लगाने की? अगर ये जल जाती तो? आप सब क्या मेरी बीवी को मारना चाहते हैं? देवर जी, अब फुलझड़ी में आग नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? नम्रता बहुत ठीक कह रही है बेटा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आइंदा मेरी पत्नी या बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पुलिस को इन्फॉर्म करने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। शिवाय इतना बोलकर अपनी बेटी और पत्नी को ले जाता है, जिसे देखकर पवित्रा और नम्रता मुंह बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। नम्रता अपनी बेटी के साथ गाड़ी में कहीं जा रही होती है कि गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। एक्सीडेंट में नम्रता और उसकी बेटी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। आसपास के खड़े लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब एक्सीडेंट का पता घर वालों को चलता है तो सभी हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर, मेरी बहू और पोती कैसे हैं? देखिए, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक्सीडेंट में बहुत ब्लड लॉस हो गया है। दोनों को अगर टाइम से ब्लड नहीं मिला तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस ब्लड ग्रुप का ब्लड हमारे पास नहीं है। आप सब एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, शायद आप में से किसी का ब्लड मैच हो जाए। सारे घर वाले अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर, किससे मैच हुआ ब्लड? मिसेस काजल का ब्लड इनसे मैच हुआ है। काजल को जैसे ही ये बात पता चलती है वैसे ही काजल अपना ब्लड नम्रता और उसकी बेटी को बिना कुछ सोचे समझे डोनेट कर देती है, जिसके 5 घंटे बाद नम्रता और उसकी बेटी को होश आ जाता है। बहू, तू ठीक तो है ना? और एंजल, तू भी ठीक है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों की जान बच गई। माँ जी, आपको शुक्रिया काजल का करना चाहिए। उनके ब्लड डोनेट की वजह से आज आपकी बहू और पोती बचे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर नम्रता हैरान हो जाती है, जिसके बाद नम्रता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और साथ ही साथ पवित्रा को भी। काजल, हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी बेटी को सुनाया, तुम्हारे बालों में आग लगाई, तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन उसके बाद भी तुमने हमें अपना ब्लड डोनेट किया
और मेरी बेटी की जान बचाई। अगर आज तुम ना होती तो शायद हम जिंदा ना होते। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तेरे साथ सही नहीं किया, हमेशा तुझे और तेरी बेटी को परेशान किया। आप दोनों ऐसा मत बोलिए, एंजल मेरी बेटी जैसी है और आप मेरी बड़ी बहन जैसी। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और माँ जी, आप बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। काजल अपने अच्छे स्वभाव की वजह से सबको माफ कर देती है। नम्रता और पवित्रा काजल और उसकी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करते और अब एंजल और कामना भी बड़े प्यार से रहते हैं।